ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 10 होगा। और हम देखते हैं कि आज कौन कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली करंट अफेयर हमारे पास है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 से रिलेटेड है ये। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है आपको ये याद रखना है, और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक जो थी 2023 में 40वें नंबर की थी। 132 इकोनॉमीज में, मतलब 132 कंट्रियों में से 40वें नंबर की रैंक थी। इसको कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको हर साल जारी करता है। तो इस साल की जो रैंक थी और कौन जारी करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। बात करते हैं एशियन गेम 2023 की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया को कितने मेडल मिले। इंडिया को इस एशियन गेम के अंदर एक टोटल 107 मेडल मिले, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। अब ये 2023 का जो एशियन गेम था ये 19वें नंबर का था, और ये 2022 में इसको जो होस्ट होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको 2023 में होस्ट होना पड़ा, और ये चाइना में हुआ था, ये बात याद रखना। अब ये जो नेक्स्ट जो एशियन गेम है जो 20वें नंबर के होंगे वो चाइना के अंदर होस्ट होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है। मैंने इस पर एमसीक्यू बनाए हैं, तो आपको के बाद आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, वर्ल्ड लीडर्स फॉर द पीस एंड द सिक्योरिटी 2023। देखिए, ये जो अवार्ड है, ये जो सम्मान है, ये इनको मिला है। ये स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड द सिक्योरिटी का अवार्ड ये किसको मिला है। तो ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, अमृतानंदामयी देवी। ठीक है, अम्मा के नाम से ये फेमस है। तो ये इनको ये जो अवार्ड है मिला है 2023 का। अब बात करते हैं, देखिए यूएसए के अंदर दूसरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेम्पल बना है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड में हिंदू टेम्पल बना है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कंबोडिया के अंदर है। हमको ऐसा लगता है कि मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अंधकार में रहते हैं, जिनको जैसे ये लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको पता, उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म केवल इंडिया के अंदर ही है। भैया, हिंदू धर्म बाहर भी है। एशिया एशिया के अंदर बाहर भी जाओगे आप, वहां भी लोग फॉलो करते हैं हिंदू धर्म को। तो हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो है कंबोडिया में। ठीक है, सॉरी, कहाँ गया? ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में, इसका नाम है अंगकोर वाट। अब ये जो 12th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। अब यहाँ पर हो सकता है आयोग इधर उधर चला जाए, पूछ ले हिंदू, ये जो किसको डेडिकेटेड है? हिंदू गॉड विष्णु, भगवान विष्णु को ये डेडिकेटेड है। और किंग सूर्य वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा मंदिर है ये। मैं कहीं अलग अलग न्यूज़पेपरों में पढ़ रहा था, कहीं लिखा है 400 हेक्टर पर फैला हुआ है ये, इसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है। और कहीं 500 हेक्टर पर फैला हुआ है कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था। तो अब आपसे तो ये तो नहीं फिगर पूछेगा कि भाई 400 हेक्टेयर में या 500 हेक्टेयर में, तो वो पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो मेल नहीं खा रहे थे। अब ये वो हिंदू देखिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चर है। तो अब जो अमेरिका के अंदर बन रहा है, यूएसए के अंदर बन रहा है, वो दूसरे नंबर का है, बोला जा रहा है दूसरे नंबर का है। एक 183 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसका नाम जो स्वामी अक्षरधाम रॉबिन्स विल न्यू जर्सी है। तो इसका टेम्पल का नाम, अब पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेगा आयोग, में कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये भी पूछ सकता है कि भाई ये वाला टेम्पल कहाँ पर बना है, एक साइड कंट्री के नाम और दूसरी साइड आपको टेम्पल का नाम दे दिया जाएगा। तो देखिए, एक ही ये सीन का एक अक्षरधाम टेम्पल यूएई के अंदर भी बना है, और लंदन के अंदर भी एक टेम्पल। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म के जो हिंदुज्म को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं बाहर भी, दूसरी कंट्रियों में। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही कोई ये मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो मंदिर की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मैंने एक फोटो लिया था, और ये जब बनकर तैयार हो गया, ये इंडियन एम्बेसी के लोग हैं जो यहाँ पर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जब भी आप जाओ बाहर वगैरह कहीं, तो जरूर इन स्ट्रक्चरों को, ये हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, आपको इनको विजिट करना चाहिए। अब बात करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। अब हिंदी नेशनल डे के बारे में बात करें। एक तो हिंदी नेशनल डे के बारे में बात करेंगे हम, और भी देखेंगे कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए,
हिंदी नेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर जब 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। इंडिया की जो दो लैंग्वेज हैं, एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 8 शेड्यूल के अंदर, उसके अंदर 22 लैंग्वेज है। ये पता होना चाहिए आपको, मैंने 8 शेड्यूल लिखा नहीं है। तो इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेज है। अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी दिवस। ये 14 सितंबर को जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, तो उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस बनाया जाता है। तो आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब बनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। और वर्ल्ड हिंदी डे की जो थीम थी, ये थी हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को जोड़ना। तो देखिए एआई काफी न्यूज में है, हो सकता है आयोग ने एआई पर मेन में या प्री के अंदर कुछ ना कुछ पूछे, तो आपको उसको तैयार करके जाना चाहिए। अब एक और बात की, ये जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी, ये भी मैं बता ही देता हूँ। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? ये फरवरी 2023 के अंदर हुई थी, और अभी तक नहीं ऑर्गेनाइज हुई नहीं है। 24 में अभी तक नहीं ऑर्गेनाइज हुई है। अभी यही 12वें नंबर की तो फिजी में हुई थी। फिजी एक आइलैंड कंट्री है, पैसिफिक ओशन में। मैंने यहाँ पर इसकी लोकेशन दे रखी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। देखिए बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लेते हैं पहले तो। देखिए बिम्स्टेक जो है एक 7 कंट्रियों का ग्रुप है, रीजनल ग्रुप। कौन कौन सी है? थाईलैंड, म्यांमार, और ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका। ठीक है। मालदीव को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, या इनको और दूसरी वाली कंट्रियों को कभी आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसा कोई कंफ्यूज करने के लिए दे दे। तो ये 7 कंट्रियां हैं। अब ये जो बना बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, कुछ थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा रट्टा मारने की हो सकता है, दे सकता है, क्योंकि देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 6 जून और 6 जून 1996 96 को ये बना। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशंस को साइन किया था। देखो ये क्वेश्चन, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द एशियन से रिलेटेड है, बिम्स्टेक से रिलेटेड है, किस क्वाड से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो उस टाइम पर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमीज थे। उसके बाद में म्यांमार ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि थाईलैंड ने ज्वाइन कर रखा था। इन्होंने सोचा म्यांमार को भी, म्यांमार ने सोचा कि भाई इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो 2004 के अंदर 2 कंट्रियां, भूटान और नेपाल ने इसको ज्वाइन किया। तो अब 7 कंट्रियां हैं, और इसका नाम बदल के जो है बिम्स्टेक, पहले इसका कुछ नाम और था, बिस बिस्ट इक, ये नाम था, बड़ा अजीब सा नाम था। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका के अंदर। तो ये जो सेक्रेटेरिएट है ना, इसी के इसी का जो मतलब ये जो सेक्रेटेरिएट की पोजीशन हेड कौन करेंगे इसको? श्री इंदिरा मानी पांडे। ये जो है ये इंडियन फॉरेन सर्विस को सर्व कर चुके हैं। तो ये इनको इनको जो है ये सर्व करेंगे इसको। जब अब ये तो बिम्स्टेक के बारे में हो गया। अब नीतीश कुमार जी के एक इनिशिएटिव के बारे में, इन्होंने एक राबी महाअभियान लॉन्च किया है। देखो ये ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही, वो बिहार के अंदर ही लॉन्च होना चाहिए ये, और इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पर क्या है कि क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूपी के अंदर देख रहे हो तो वो गन्ना गन्ना उगाते हैं, मोस्टली तो गन्ना ही उगाते हैं। हमारे यहाँ पर तो गन्ना ही उगाते हैं। और अगर आप और कहीं जाओगे, ईस्ट यूपी में कुछ और उगाते हैं, थोड़ा गन्ना नहीं उगाते। अगर आप हरियाणा या पंजाब के अंदर, वहां पर वो उनका धान धान उगाते हैं। तो मतलब क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारे जो आपने देखा होगा, भारत सरकार ये नहीं कर रही, भारत सरकार फुलाना नहीं कर रही, भारत सरकार ढिमकाना नहीं कर रही, इतने प्राइस महंगे हो गए, इतने ही वो। भैया आप समझ नहीं रहे हो, सारी चीजें बहुत लंबी है। कांग्रेस के तो कान पकड़ के पहले ऊपर नीचे हिलाओ उसको, जब पूछो उससे ये गलत नीति किसने बनाई है? आपने एमएसपी लोगों को देकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम नहीं किया। इन्होंने देखो, जब आप पर्टिकुलर क्रॉप पे ही एमएसपी दोगे, सपोज करो आप गन्ने पर एमएसपी दे रहे हो, तो पूरी इंडिया ही एमएसपी गन्ना ही उगाएगी। उनको पता है गन्ने पे ज्यादा प्राइस मिलता है। तो अगर आपको सही पॉलिसी बनानी है तो आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो जहां पर सारी फसल उगाई जाए। देखिए अब जब भारत सरकार जोर दे रही है कि हम गन्ना भी उगाएं, हम दाल भी उगाएं, लेकिन गलत पॉलिसी की वजह से अभी क्या हो रहा है पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर
किसान धरना दे रहे हैं। हरियाणा के किसान, मुझे तो नहीं लगता, शायद हरियाणा के थोड़े बहुत किसान होंगे, वो क्यों? क्योंकि गलत नीतियों की वजह से। आधे तो उसमें सब, आधे तो मतलब उसमें से वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो किसान नहीं है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, मेन चीज को नहीं समझ रहे, इसलिए नंगे भूखे लोगों को ये बहुत मुश्किल होता है समझाना। कांग्रेस पार्टी ये सब गेम खेलती रहती है कि देखो कांग्रेस ये किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाँ देखो, 3 सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। अगर बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी, या इनका कोई दल्ला ये बोले ना कि हमने बहुत अच्छा रिफॉर्म कर दिया, वो गोली देने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा है। इन 3 सेक्टरों में 75 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है तो आप बेवकूफ मत बनो। इन 3 सेक्टर में हुआ ही नहीं कुछ है। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर, इन 3 सेक्टर की वजह से जॉम्बी बना कर रखा हुआ है इंडिया के लोगों को। सेंटर गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जॉम्बी बना कर रखा हुआ है। समझ आप, तब बहुत तगड़ा पैसा पेल कर खर्च करने की जरूरत है इन 3 सेक्टर पर। गलत पॉलिसी बनाओगे तो वो धरना प्रदर्शन होगा। ठीक है, जिसमें फायदा किसी पर्टिकुलर पार्टी को होता है। अब क्या हो रहा है, बीजेपी है तो अब धरना प्रदर्शन हो रहा है। जब कांग्रेस की पार्टी थी तब ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते थे, क्योंकि पता है कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस के ही बंदे हैं। तो प्रॉब्लम है, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसानों की प्रॉब्लम नहीं, किसानों की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम आई कैसे है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसको लोग समझते नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है क्या है, किसानों को खुद नहीं पता, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको बस वही है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो आपको बताना है कि भाई इसका जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया है। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि इंदिरा या इंद्र मणि पांडे जी को बनाया गया है। और बिम्स्टेक कब स्टेब्लिश हुआ था ये भी आपको बताना चाहिए, मैंने आपको 1997 में 6 जून को, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में बयान फिक्स के 2000 फरवरी 2004 के अंदर कौन कौन से 2 मेंबर जुड़े, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार इसमें हो सकता है एशियन गेम में से। और यहाँ से ये जो स्पिरिचुअल लीडर है, ये जो सम्मान इनको दिया गया अवार्ड, यहाँ से क्वेश्चन बच सकता है। तो हम अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलेंगे। देखो मैं एग्जाम के लिए टाइम कम है, तो मैं एक दिन में हो सकता है 3-3-4 करंट अफेयर डाल दूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी समस्या टाइम की होती है। तो रोज एक करंट अफेयर आएगा तो ऐसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक साथ 3-4-5-6 जितने भी डाल सकता हूँ कोशिश करता हूँ कि हो जाए। तो मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। अब मैं इसकी पीपीटी अभी अपलोड करा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे के सारे लेक्चर, लेक्चर 8, 9, 10। और मैंने बाकी लेक्चरों की जो है पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दी। अगर आप उसके अंदर कुछ सुधार करना चाहते हो या कुछ अपनी साइड से ऐड करना चाह सकते हो तो कर सकते हो, उसको आप पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट ऑनलाइन जाकर उसमें डाल देना पीपीटी, पीपीटी टू पीडीएफ, तो वो आपको उसमें कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।